गुड मॉर्निंग बेटे। अपन ने जो ब्लड वाला पार्ट देखा था उसमें हीमोग्लोबिन देखा था। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ पर होता है। अब बात आती है इसके ओरिजिन की। ओरिजिन है ना, WBC जो है, सॉरी RBC जो है, उस RBC का या एरिथ्रोसाइट्स का ओरिजिन कहाँ पर है। तो अपने को ये मालूम है कि जो नई एरिथ्रोसाइट्स एक अडल्ट के अंदर डेवलप होती है ना, वो रेड बोन मेरो में होती है। कहाँ होती है? रेड बोन मेरो के अंदर अडल्ट में क्या डेवलप होती है? एक RBC का फॉर्मेशन होता है। तो न्यू RBC डेवलप्ड इन रेड बोन मेरो। ठीक है, कहाँ से होती है? मैं रेड बोन मेरो से तो होती है। रेड बोन मेरो में कहाँ से होती है? एंडोथीलियल सेल। कौन सी सेल? एंडोथीलियल सेल, जिसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट। तो अपन बोल सकते हैं न्यू एरिथ्रोसाइट्स डेवलप इन रेड बोन मेरो, है ना। कहाँ डेवलप होती है? रेड बोन मेरो के अंदर। फ्रॉम, कहाँ से रेड बोन मेरो में? फ्रॉम एंडोथीलियल सेल कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स डेवलप होती है रेड बोन मेरो में। कहाँ से होती है? एरिथ्रोब्लास्ट में, ठीक है। फिर एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि यार फिटस के अंदर ये कहाँ बनती है? फिटस के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो फिटस के अंदर 3 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का जो फिटस होता है उसके अंदर तो पूरी तरीके से बोन मेरो बनती नहीं है। तो फिटस के अंदर फिर RBC का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो फिटस के अंदर लीवर और स्प्लीन के अंदर होता है, ठीक है। तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। इन फिटस they are formed in liver and स्प्लीन। और लिवर और स्प्लीन के पहले अगर अपन बात करेंगे ना तो यॉर्क सैक, ठीक है। लिवर और स्प्लीन के पहले अगर अपन बात करते हैं तो अगर उसने फिटस के अंदर लिवर और स्प्लीन अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो फिर अपन किस पे जाएंगे? यॉर्क सैक पे जाएंगे, ठीक है। याद रखना, फिटस के अंदर लीवर और स्प्लीन जो है, यहाँ पर बेटा RBC का फॉर्मेशन होता है। और RBC के फॉर्मेशन होने की प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। तो अपन बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट is called एरिथ्रोपोइसिस। क्या बोला जाता है बेटा उसको? एरिथ्रोपोइसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। अब देखिए, हमारे अंदर RBC का फॉर्मेशन कब ज़्यादा इनिशिएट होता है? जब भी हमारे अंदर RBC का काउंट कम होता है तो किडनी एक ग्लाइकोप्रोटीन को प्रोड्यूस करती है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। और इस एरिथ्रोपोइटिन के कारण RBC का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एरिथ्रोपोइसिस नॉर्मली हमारे अंदर होती रहती है, बट जब भी हमारे अंदर RBC का काउंट कम होने लगेगा तो किडनी एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस करेगी, दैट इज नोन एज ग्लाइकोपोइटिन, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं वेन एवर
there is reduce erythrocyte count. Whenever there is reduced erythrocyte count, then किडनी क्या प्रोड्यूस करेगी? किडनी यहाँ प्रोड्यूस करेगी ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोड्यूस ए ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन। इम्पॉर्टेंट है। और एरिथ्रोपोइटिन क्या है? इट्स ए ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, और ये फिर क्या करेगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को क्या करेगा? बढ़ा देगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को क्या कर देगा बेटा? ये बढ़ा देगा। ठीक है, अब अगर एक्सिस में आरबीसी बन गई, भाई इसने आरबीसी का रेट को बढ़ा दिया और आरबीसी जो है उसका फॉर्मेशन जो है वो एक्सिस में हो गया, तो फिर अपन क्या, जो एक्सिस में आरबीसी बन गई उनका क्या होगा? जितनी भी आरबीसी एक्सिस में बनती है वो सारी की सारी बेटा स्टोर हो जाती है स्प्लीन में। याद रखना, एक्सिस आरबीसी स्टोर्ड इन स्प्लीन। बेटा स्प्लीन हमारे अंदर एक ऑर्गन होता है। ठीक है, स्प्लीन जो है हमारे अंदर ऑर्गन होता है। अगर एक्सिस में आरबीसी बन गई तो वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी? आरबीसी में। जैसे हमारे पास में अगर एक्सिस में पैसा आ गया तो हम बैंक में जमा कर देते हैं, तो वैसे अगर हमारे अंदर एक्सिस में आरबीसी का प्रोडक्शन हो गया तो वो कहाँ जमा हो जाएगा? स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं? इस स्प्लीन को कहा जाता है ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। इसको कहा जाता है ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की ब्लड बैंक। ठीक है, अब कभी कभार क्या होता है कि अगर हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, अब हेवी एक्सरसाइज करने से आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। ठीक है, आरबीसी काउंट एक्सरसाइज करने से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वो कहाँ से आया? वो स्प्लीन से आया। कहाँ से आया? वो स्प्लीन से आया। तो आप इतना ध्यान में रखिए, हमारे अंदर एक्सिस में अगर आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है तो बेटा वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा? वो जाके स्प्लीन में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी में एक अगला टॉपिक आता है लाइफ स्पान एंड डिस्पोजल। मतलब कि आरबीसी का लाइफ स्पान कितना है, आज हमारे अंदर कितनी आरबीसी मरेगी। ठीक है, तो अपन एक टर्म बोलते हैं लाइफ स्पान एंड डिस्पोजल्स। मतलब आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स कितने लंबे समय तक जिएगा और उसके बाद में उसका जब डेथ होगी तो कैसे वो डिस्पोज होगा या उसके डिस्पोज होने में कौन मदद करेगा। तो एरिथ्रोसाइट्स की अगर अपन ह्यूमन में बात करते हैं तो इसका लाइफ स्पान 120 डेज का होता है। क्वेश्चन बेटा 5 से 6 बार आया है कि इन ह्यूमन लाइफ स्पान ऑफ एरिथ्रोसाइट इज 120 डेज। मतलब आज इस क्षण हमारे शरीर में जितने भी आरबीसी के 120 दिन पूरे हो गए हैं वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे अगर अपन रैबिट के अंदर बात करते हैं तो इन रैबिट 60 to 70 डेज। वहीं पे अगर अपन फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग के अंदर 100 डेज। ठीक है, समझ में आया। अब जितने भी
आरबीसीज जिनको 120 डेज हो गए ह्यूमन के अंदर, फ्रॉग के अंदर 100 डेज हो गए, वो सब बूढ़ी हो गई, मरेगी, ठीक है। तो जितनी भी एज्ड एरिथ्रोसाइट्स हैं उनको कौन अट्रैक्ट करेगी? मैक्रोफेज सेल्स, या उन पे हमला कौन करेगी? मैक्रोफेज सेल्स उनको अट्रैक्ट भी करेगी और अट्रैक्ट करके उनके ऊपर अटैक करेगी और अटैक करके उनको मार देगी। तो मैक्रोफेज सेल्स को अपन क्या बोलते हैं? फेगोसिटिक सेल्स। क्या बोलते हैं अपन? फेगोसिटिक सेल्स। तो मैक्रोफेज सेल्स हमारी बॉडी के अंदर, अगर अपन ऑर्गन की बात करते हैं बेटा, तो आपको याद करो लीवर के अंदर अपन ने कफर सेल्स देखी थी, ठीक है, स्प्लीन के अंदर भी पाई जाती है। तो ये जो मैक्रोफेज सेल्स हैं ये क्या करती हैं? जो एजेड एरिथ्रोसाइट्स हो चुकी हैं, जिनको 120 डेज पूरे हो चुके हैं, उन एजेड एरिथ्रोसाइट्स को ये अट्रैक्ट करेगी और अट्रैक्ट करने के बाद उनके ऊपर अटैक करेगी। कौन? मैक्रोफेज सेल्स, ठीक है। तो मैक्रोफेज सेल्स अपने को कहाँ मिलेगी? लीवर और स्प्लीन के अंदर। कहाँ मिलेगी? स्प्लीन के अंदर। तो जैसे अपन स्प्लीन को ब्लड बैंक बोलते हैं ना, वैसे ही स्प्लीन को एक नाम और दिया जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। इंपॉर्टेंट है, तो अपन बोल सकते हैं स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, समझ में आया। अब इसको क्या बोल रहे हैं अपन? ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। तो अब ये एरिथ्रोसाइट्स जो है जितनी मरी हुई है वो यहाँ पे सब क्या होती जाएगी? दफन होती जाएगी। तो जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसी का, ठीक है, आरबीसी जो टूट रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं? हीमोलिसिस। तो द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी क्या बोलेंगे इसको? हीमोलिसिस। क्या बोलेंगे इसको? हीमोलिसिस, ठीक है। कभी भी आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन हमारे अंदर होता है ना, वो 2.5 मिलियन आरबीसी एवरी सेकेंड हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एट एनी टाइम around 2.5 million erythrocyte are destroyed every second in body, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर करीब करीब हर सेकंड जो है 2.5 मिलियन एरिथ्रोसाइट्स क्या हो रही है बेटा? डिस्ट्रॉय हो रही है। अब जब हीमोग्लोबिन अगर टूटेगा तो बना कितने हिस्सों से था? 2 पार्ट से बना था। किस किस से बना था? हीम और ग्लोबुलिन। तो जब भी टूटेगा तो 2 हिस्सों में टूटेगा, हीम और ग्लोबुलिन। तो whenever hemoglobin is destroyed, it is broken into whenever hemoglobin is
destroyed, it is broken into टू पार्ट्स। जब भी ये डिस्ट्रॉय होगा तो दो हिस्सों में क्या हो जाएगा, ये टूटेगा। तो इसके जो दो हिस्से होंगे बेटा, ठीक है, वो कौन कौन से होंगे, जैसे अगर अपन ने लिखा हीमोग्लोबिन, तो ये हीमोग्लोबिन दो हिस्सों में टूटेगा, हीम और ग्लोबिन। किस में टूटेगा, हीम एंड ग्लोबिन, ठीक है। अब इसमें से अपने को मालूम पड़ेगा हीम तो आयरन है और ग्लोबुलिन क्या है, प्रोटीन है। तो ग्लोबुलिन पार्ट की हाइड्रोलिसिस होके क्या बन जाएगा, वो अमाइनो एसिड, ठीक है। तो जो ग्लोबुलिन है ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म अमाइनो एसिड्स। क्या बन जाएगा इससे, अमाइनो एसिड। और हीम जो है ना, ये दो कंपोनेंट बनाएगा। जब भी टूटेगा ना तो इससे दो कंपोनेंट बनेंगे बेटा, हीम के टूटने से। एक तो आयरन बनेगा और एक बनेगा बिलीरुबिन, आयरन एंड बिलीरुबिन। आयरन जो है वो कंबाइन हो जाएगा न्यू प्रोटीन से, तो फेरिटिन बना लेगा। तो ये जो आयरन होगा ये क्या करेगा, कंबाइन विथ न्यू प्रोटीन, ठीक है, टू फॉर्म फेरिटिन एंड हीमोसेडेरिन, ठीक है। और फिर ये इस फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएगा लीवर, स्प्लीन और बोन मेरो में। और ये इस फॉर्म में जाके ये क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, स्टोर्ड इन लीवर, स्प्लीन एंड बोन मेरो, ठीक है। लीवर स्प्लीन में क्या हो जाएगा ये, और बोन मेरो में स्टोर्ड हो जाएगा, ठीक है। और बोन मेरो के अंदर जो नया आयरन, फिर ये जो आयरन है ये यूज़ होकर नया हीमोग्लोबिन बना लेगा। अब जो बिलीरुबिन है वो तो क्या है, एक बाइल पिगमेंट है। बिलीरुबिन जो है ये क्या है, येलो बाइल पिगमेंट। बिलीरुबिन को अपन बोल सकते हैं येलो बाइल पिगमेंट। बिलीरुबिन क्या है, येलो बाइल पिगमेंट। और जो बिलीवर्डिन है, ठीक है, वो इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, ठीक है। अपन सिंपल इतना ध्यान रखिए, जो बिलीरुबिन है वो अटैच हो जाएगा अल्फा ग्लोबुलिन सीरम प्रोटीन एंड पासेज इनटू द सर्कुलेशन। सिंपल सा है बेटा, ये बिलीरुबिन जो है ना, ये बिलीरुबिन क्या हो जाएगा, बॉडी से पास हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बिलीरुबिन है, ये बिलीरुबिन जो है इसको लीवर पिकअप करेगा और एक्सक्रीशन की तरफ फेंक देगा। तो इस बिलीरुबिन से अपने को दो चीज़ मिलेगी, यूरिकोबिलिनोजन और स्टरकोबिलिनोजन। तो ये जो बिलीरुबिन है इसका जो अपन मैं सिंपल यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ये जो बिलीरुबिन है, इस बिलीरुबिन की अगर अपन बात करते हैं तो ये बिलीरुबिन जाएगा किसके पास, लीवर के पास, ठीक है। किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। तो इसके लीवर से दो चीज़ मेनली में बनेगा, ठीक है। एक तो होता है यूरिकोबिलिनोजन और एक होगा स्टरकोबिलिनोजन। यूरिकोबिलिनोजन बेटा यूरिन को कलर प्रोवाइड करेगा, ये स्टूल या फीकल मैटर को कलर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और अगर ये बिलीरुबिन जो है लीवर से बेटा ये बराबर ब्रेक नहीं हो रहा है, ये ब्लड में मिक्स हो जाएगा और ब्लड में मिक्स होके हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर ये सर्कुलेट हो जाएगा। तो जब ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर सर्कुलेट होगा तो अपने को क्या हो जाता है बेटा, जॉन्डिस हो जाता है। तो जॉन्डिस में बेसिकली जो आपने देखा होगा कि जो न्यूबॉर्न होते हैं
वो न्यूबॉर्न को भी जॉन्डिस होता है, बट जो न्यूबॉर्न को जॉन्डिस होता है, नियोनेट्स के अंदर जो जॉन्डिस होता है ना, वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, वो पैथोलॉजिकल या क्लिनिकल जॉन्डिस नहीं होता। नॉर्मली जो भी बच्चे सीजेरियन होते हैं या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको होने के बाद में पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, वो नॉर्मल कंडीशन है। वो इसलिए है क्योंकि वो मदर से अभी तक कनेक्टेड थे प्लासेंटा की मदद से, लेकिन जैसे उनका बर्थ हुआ, प्लासेंटा हटा, तो उनके आरबीसी ऑक्सीजन शॉर्टेज होने से तुरंत क्या लगेगी, टूटने लगेगी, और जितनी ज़्यादा आरबीसी उनके अंदर ब्रेकडाउन होगी उतनी उनके अंदर क्या होगा बेटा, क्या बनेगा, बिलीरुबिन बनेगा, और वो बिलीरुबिन जो है धीरे धीरे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता जाएगा, तो धीरे धीरे उनकी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाएगी। इसलिए बच्चे को छोटे से फोटो मीटर के अंदर एक आपने देखा होगा एक छोटी सी पेटी होती है जिसमें ट्यूबलाइट लगी हुई होती है, एक फिक्स्ड नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट उसके अंदर होती है, उसमें रख देता था कि विटामिन डी का फॉर्मेशन उसके अंदर होता जाए, ठीक है, और ये जितना भी बिलीरुबिन है ये सारा धीरे धीरे एक्सक्रीट आउट हो जाए। ये नॉर्मल प्रोसेस है। पुराने ज़माने में अपन लोगों के यहाँ घर पे अगर कोई बच्चा छोटा होता था, सुबह सुबह उसको धूप दिखाई जाती थी, तो धूप के अंदर विटामिन डी उनको मिल जाता है और वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती थी। तो पहले भी ये होता था, बट अभी ज़्यादा इसलिए होने लगा है क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो बोल देते हैं कि भाई जॉन्डिस हो गया, भर्ती रखना पड़ेगा, बट वो जॉन्डिस नॉर्मली भी सही हो जाता है। इट्स ए फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है, इसमें कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं है, कोई पैथोजेनिक नहीं है कि कोई बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जनरल ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो नॉर्मली हर बच्चे के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब आता है फंक्शन। आरबीसी जो है वो हमारे अंदर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। फंक्शंस, सबसे मेन फंक्शन पहला वाला, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है। कितना ट्रांसपोर्टेशन होता है, 97 से लेकर 99, ठीक है, 97 से लेकर 99% जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, लंग से बॉडी टिश्यू के पास में जाती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन उसमें अपना रोल प्ले करता है बिकॉज हीमोग्लोबिन इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होगी। दूसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बेटा, उस कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या होगा बेटा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो भी इसका फंक्शन है। अपने को ये मालूम है, पिछले चैप्टर में अपन ने देखा कि 70% बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होती है, 7% डिजोल्व स्टेट में होती है प्लाज्मा के साथ में, और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 23% जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। तीसरा फंक्शन होता है विस्कोसिटी ऑफ ब्लड को मेंटेन करता है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स जो है वो विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है। अगला, एसिड बेस बैलेंस होता है। एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, आरबीसी जो है वो उसकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी के हिसाब से एसिड बेस को बैलेंस करता है, ठीक है। पिगमेंट, जैसे बाइल हुआ, स्टूल हुआ, यूरिन हुआ, है ना, इन सब में हीमोग्लोबिन के टूटने से क्या होता है, पिगमेंटेशन होता है। और पिगमेंट जो है वो हमारे इन जैसे यूरिन को पिगमेंटेशन प्रोवाइड करना, स्टूल को पिगमेंट प्रोवाइड करना, ये सब भी किसका फंक्शन हो गया, ये भी बेटा आरबीसी एरिथ्रोसाइट का फंक्शन हो गया। एक टर्म आता है बेटा जिसको अपन बोलते हैं ESR। ESR का फुल फॉर्म होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। आया हुआ क्वेश्चन है ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इट इज ESR। ये ESR जो है ना, ये अपने को ये बताता है कि एक्यूट इन्फेक्शन है या नहीं है, ठीक है। ये नॉन स्पेसिफिक इंडिकेटर होता है जो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन
जब दूसरे कोई टेस्ट जो है वो कॉमन टेस्ट से पता नहीं पड़ पाता तो हम ESR की मदद से बता देते हैं। तो ESR क्या करता है, ये अपने को बताता है। तो इट इज़ यूज्ड as non-specific indicator of presence or absence of acute इन्फेक्शन। बेटा एक्यूट इन्फेक्शन का मतलब सडन होने वाला कि एकदम सर्दी हो गई, खांसी हो गई। जब कॉमन टेस्ट जो है वो फेल हो जाते हैं तब इसकी मदद से जो है वो पता लग जाता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान में रखिएगा इसकी नॉर्मल वैल्यू, ESR की नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं तो ये 3 to 5 mm पर आवर्स। एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं इसको, धीरे धीरे इसको घुमाते हैं, उसके बाद में मतलब मशीन के अंदर इसको घुमाते हैं, धीरे धीरे इसको सेटल डाउन होने देते हैं। तो सेटल डाउन होने में जितना समय उसको लगता है वो उसकी नॉर्मल वैल्यू निकल के आती है। तो नॉर्मल वैल्यू 3 to 5 mm पर आवर होती है मेल के अंदर और 7 to 12 mm पर आवर इन फीमेल के अंदर ये 7 से 12 mm की होती है। ठीक है, अगर इसका रेट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़ को ये इंडिकेट कर सकता है। अगर इसका हायर रेट हो रहा है तो ये इट इंडिकेट ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब RBC से रिलेटेड कुछ कॉमन सी बातें हैं, जैसे रिवर ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं, ये कॉमन, तो ये याद रखना, रिवर ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं, जीवन की नदी, ब्लड, दैट इज़ रिवर ऑफ लाइफ। रेटिकुलोसाइट सेल्स की अगर अपन बात करते हैं ना, तो इमेच्योर RBCs जो होती हैं उनके अंदर ये पाई जाती हैं रेटिकुलोसाइट्स। तो ये कॉमन सी बात है, वो केवल आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, RBCs इन वीनस ब्लड, RBCs इन वीनस ब्लड, दैट इज़ डीऑक्सीजन ब्लड, जो वेंस के अंदर होता है। ठीक है, वहाँ पे अगर साइज़ को अगर अपन देखेंगे तो साइज़ इज़ 7.5% लार्जर। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट है स्वामर्डन, एक साइंटिस्ट है उसका नाम है स्वामर्डन। स्वामर्डन सबसे पहले एरिथ्रोसाइट को ऑब्जर्व किया था फ्रॉग के अंदर। फर्स्ट ऑब्जर्व एरिथ्रोसाइट्स इन फ्रॉग के अंदर सबसे पहले एरिथ्रोसाइट्स जो हैं उसको इन्होंने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, लार्जेस्ट एरिथ्रोसाइट्स, लार्जेस्ट एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो दो एम्फीबियंस होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रोटियस और एम्फ्यूमा। प्रोटियस एंड एम्फ्यूमा। एम्फ्यूमा शायद आपने सुना हो तो सैलामेंडर, सांडा, एम्फीबिया नहीं है। ठीक है, 75 माइक्रोमीटर के होते हैं। स्मॉलेस्ट एरिथ्रोसाइट, स्मॉलेस्ट एरिथ्रोसाइट्स, सबसे छोटी एरिथ्रोसाइट्स की अगर अपन बात करते हैं तो मस्क डियर,
ठीक है, मस्क डियर के अंदर होती है। अब ऐसे ही कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं बेटा, जैसे एनीमिया होता है ना। तो एनीमिया के अंदर भी अलग अलग टाइप होती है। पहला होता है माइक्रोसिटिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया का मतलब क्या होता है? स्मॉल साइज एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स जो है ना, उनकी साइज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, तो उसके कारण जो खून की कमी होती है, क्योंकि बहुत सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे माइक्रोसिटिक एनीमिया। ऐसे ही होता है मैक्रोसिटिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स कम होती है लेकिन लार्ज साइज की होती है। फ्यू एरिथ्रोसाइट्स बट लार्जर। ठीक है, इसी का एक नाम होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मैक्रोसिटिक एनीमिया को क्या बोलते हैं? इसी को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या कहलाता है ये? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसी को बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, एक होता है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया। ठीक है, तो जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, जिसमें आरबीसी की संख्या जो है वो कम हो गई है लेकिन साइज जो है वो बड़ी हो गई है, तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। ठीक है, तो परनीशियस एनीमिया को अपन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसको तो पराले को तो बोलते ही हैं। तो परनीशियस एनीमिया में आप ध्यान रखिए, इसको मेगालोब्लास्टिक भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें मेन चीज़ है इट ऑकर्स ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। किसके कारण होता है ये? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है विटामिन B12 का वो बंद हो जाता है। ठीक है, एक होता है न्यूट्रिशनल मैक्रोसिटिक एनीमिया। न्यूट्रिशनल मैक्रोसिटिक एनीमिया। इसमें फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ड्यू टू डिक्रीजिंग ऑफ फॉलिक एसिड। ठीक है, एक होता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये आयरन की कमी के कारण हो जाता है। ठीक है, आयरन की कमी के कारण ये होता है। इसको हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक आरबीसी फाउंड इन क्रोनिक डिफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की कमी के कारण ये होता है। ठीक है, तो ये और एक और होता है हीमोरेजिक एनीमिया। बहुत ज़्यादा ब्लड अगर लॉस हो गया तो भी खून की कमी हो जाती है, तो उसको हीमोरेजिक एनीमिया भी बोलते हैं। वो भी एक केवल याद रख लीजिए, हीमोरेजिक एनीमिया। ठीक है, हीमोरेजिक का मतलब ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड, ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड। और आयरन डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। तो ये सब वेरियस टाइप के एनीमिया हैं जो बेसिकली एरिथ्रोसाइट्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है ल्यूकोसाइट। अगला जो टॉपिक है दैट इज ल्यूकोसाइट, और ल्यूकोसाइट्स को अपन क्या बोलते हैं? WBC,
ल्यूकोसाइट्स और WBC वाइट ब्लड सेल, क्या कहलाता है ये? वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं कि भाई अपने को, अपनी जो आर्मी है, पुलिस जो है अपनी, जो अपने को प्रोटेक्शन कर रही है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे अंदर आता है तो बचाने वाली कौन है? ल्यूकोसाइट्स या WBC। तो WBC जो होती है बेटा वो कैसी होती है? कलरलेस। वाइट इसीलिए बोल रहे जो ये कलरलेस। दूसरा ये न्यूक्लिएटेड होती है, इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है बेटा, और न्यूक्लियस के अंदर ये मल्टी न्यूक्लिएट भी होती है, बाई न्यूक्लिएट भी होती है, न्यूक्लिएटेड भी होती है। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है? ब्लड और लिम्फ दोनों जगह पाई जाती है। WBC जो है ये कहाँ पाई जाएगी? ठीक है, तो ये ब्लड के अंदर पाई जाएगी। कहाँ मिलेगी? ब्लड के अंदर। और अपन बोल सकते हैं कि लिम्फ के अंदर भी अपने को क्या मिलेगी? WBC मिलेगी। इसके अंदर WBC को अगर अपन देखें तो WBC के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। WBC के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो एब्सेंट होगा। HB इज एब्सेंट, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसीलिए ये कैपिलरीज से निकलकर बाहर आ जाती है फाइट करने के लिए। ठीक है, और जब बाहर आती है तो बाहर आने की प्रोसेस को बोलते हैं डाइपेडेसिस। क्या बोलते हैं? डाइपेडेसिस। डाइपेडेसिस का मतलब अगर अपन बात करें तो क्या होता है? कैपेबल ऑफ कमिंग आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, कैपेबल ऑफ कमिंग आउट ऑफ ब्लड कैपिलरी से निकल के बाहर आ जाती है, वो प्रोसेस कहलाती है बेटा डाइपेडेसिस। ठीक है, शेप कैसा होगा? राउंड हो सकता है, इर्रेगुलर हो सकता है, और ये अमीबॉइड मूवमेंट शो कर सकती है। तो अगर अपन शेप पे जाते हैं, शेप राउंड हो सकता है, इर्रेगुलर हो सकता है। शेप इसका राउंड हो सकता है, इर्रेगुलर हो सकता है, अमीबॉइड मूवमेंट शो कर सकती है। ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट इसके अंदर होगी, और इसकी जो साइज होगी वो जनरली एरिथ्रोसाइट से बड़ी होती है। ठीक है, तो दे आर जनरली लार्जर देन एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो इसकी जो साइज़ होती है वो होती है 6 to 18 माइक्रोमीटर। साइज़ जो है वो एरिथ्रोसाइट से क्या होती है? बड़ी होती है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं इंक्लूडिंग न्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म ऑफ WBC contain cell organelle including न्यूक्लियस। अगर आपको याद हो तो RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है ना, इमेच्योर के अंदर तो होता है। यहाँ पे वहाँ पे कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल भी होते हैं और इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स जनरली शॉर्ट लाइव्ड होती है, इनका लाइफ स्पेन बड़ा नहीं होता है, तो अपन बोल सकते हैं शॉर्ट लाइफ स्पान। शॉर्ट लाइफ स्पान होता है, और ये 5 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? WBCs की अगर अपन बात करेंगे, WBCs आर ऑफ 5 टाइप, 5 टाइप की होती है। और टोटल WBC का अमाउंट होता है तो अपन उसको बोलते हैं TLC। ये इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, दैट इज TLC।
जब भी आप ब्लड की जांच वगैरह कराते हैं ना, सीबीसी कराते हैं, तो उसके अंदर ये आता है, तो ये 6000 से बेटा 8000 होती है, ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब शॉर्ट लाइफ स्पैन इसका होता है। ये 5 टाइप की होती है, ब्लड से और ल्यूकोसाइट से। अगर अपन रेशियो निकालें, रेशियो ऑफ ल्यूकोसाइट टू एरिथ्रोसाइट कितना होता है रेशियो, इसका रेशियो अगर निकालेंगे 1:600, कितना होता है 1:600। और ये जो TLC है ये न्यूबॉर्न बेबी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये करीब 20,000 पर mm³ भी हो सकता है। इसका मतलब उसमें कोई डिसऑर्डर नहीं है। प्रेगनेंसी के समय ये 17,000 पर mm³ तक चला जाता है, ठीक है। तो अगर याद रखना, ये जो TLC है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये अगर न्यूबॉर्न के अंदर देखें तो न्यूबॉर्न के अंदर 20,000 पर mm³, और अगर अपन प्रेगनेंसी के समय देखें, और यही अगर अपन, तो ये चला जाता है 17,000 पर mm³, ठीक है, लेबर के समय। और नॉर्मल केस में अगर अपन देखें तो जब इन्फेक्शन होता है, एलर्जी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, हीमोरेजिक इन्फेक्शन हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, तो उसका अमाउंट नंबर जो है वो बेटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और जब भी इसका अमाउंट बढ़ेगा तो उसको अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। और जब इसका अमाउंट 5000 से कम हो जाएगा तब इसको बोलेंगे ल्यूकोपीनिया। इसमें ध्यान रखिएगा, वेन एवर दिस अमाउंट इज़ इंक्रीज, जैसे ब्लड कैंसर के अंदर जनरली 40,000 के ऊपर हो जाता है, तो अगर किसी की WBC 40,000 के ऊपर है तो डॉक्टर को वो इंडिकेट कर देती है कि सामने वाले को शायद कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है। तो कैंसर के समय जनरली इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। वैसे नॉर्मल केस में इसका अमाउंट जो है WBCs का या लिम्फोसाइट्स का अमाउंट अगर देखते हैं तो 20,000 22,000 तक हो जाता है, वो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन 40,000 से अगर एक्सीड कर गया, 40,000 से ज़्यादा अगर अमाउंट हो गया तो बेटा वो ब्लड कैंसर की तरफ इशारा करता है। तो अगर ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज इन काउंट ऑफ WBC का काउंट अगर बढ़ गया तो ल्यूकोसाइटोसिस, और अगर काउंट कम हो गया तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया, डिक्रीज इन काउंट ऑफ WBC का काउंट अगर कम हो गया तो इसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। उसका काउंट कम क्यों हो जाता है? या तो फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस और एड्स, इनके अंदर जनरली इसका जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो WBC कितने टाइप की है? 5। तो एक टर्म और आता है, जैसे TLC अपन ने बोला था टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, वैसे आता है बेटा DLC। DLC का मतलब क्या होगा? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, दैट इज DLC, ठीक है। मतलब टोटल जो WBC है उस WBC के अंदर टाइप कितनी? 5। तो भाई 5 टाइप में लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, जो सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे तो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये जो 5 टाइप है, तो इन पांचों टाइप का अलग अलग डिफरेंशियल काउंट अलग अलग निकाल के अगर इनको देखें कि इन कितने कितने ऑर्डर्स कितने कितने परसेंटेज में हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या बोलते हैं उसको? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो अगर अपन ल्यूकोसाइट्स को देखते हैं तो ल्यूकोसाइट्स को हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरी के अंदर? 2। तो ल्यूकोसाइट्स को अगर हम देखेंगे तो हम 2 ग्रुप में इनको डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स।
ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स की अगर अपन बात करते हैं तो इनके अंदर छोटे छोटे क्या मिलेंगे बेटा, अपने को ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। मतलब जो WBC होंगे ना, उनके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, और न्यूक्लियस जो होंगे वो लोब्यूलेटेड होंगे। उनके अंदर लॉब्स होंगे, वो बाइलॉब्ड हो सकते हैं, मल्टी लॉब्ड हो सकते हैं। तो अगर अपन ग्रेन्युलेटेड की बात करें तो इसके अंदर अपने को 3 टाइप मिलती है। कितनी टाइप मिलती है? 3 टाइप के ये मिलते हैं। तो इन 3 टाइप को अगर अपन देखें तो ये 3 टाइप कौन कौन सी होती है ग्रेन्युलेटेड्स के अंदर? तो सबसे पहले होता है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। ए ग्रेन्युलोसाइट्स जिनके अंदर बेटा ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं उनको अपन 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, तो जो ग्रेन्युलेटेड होते हैं उनके अंदर ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, उनके जो न्यूक्लियस होंगे वो लॉब्ड होंगे। और दूसरा जो होगा वो ए ग्रेन्युलेटेड जो होंगे ये मोनो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, एक ही न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाएगा। ध्यान रखना, कितना न्यूक्लियस मिलेगा? एक ही न्यूक्लियस इनके अंदर देखने को मिलेगा। तो ल्यूकोसाइट्स को अगर अपन देखते हैं तो ल्यूकोसाइट्स को हम 2 ग्रुप में बांट देते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, बेसोफिल्स क्या होते हैं, इयोसिनोफिल्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं और मोनोसाइट्स क्या होते हैं। उसके बाद फिर अपन WBC के बाद आ जाएंगे थ्रोम्बोसाइट्स के ऊपर, दैट इज़ प्लेटलेट्स। ठीक है, यहाँ तक बेटा आप लोग पढ़ के रखिए। अगले लेक्चर में इसके आगे अपन कंटिन्यू